जैन साथियों, रेलवे एचआरएमएस ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं अशोक कुशवाहा हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं जो है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स पर कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, एपीओ, सीनियर क्लर्क, ओएस, जितने भी रेलवे के विभागीय डिपार्टमेंटल एग्जाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी एग्जामों में आने वाले, सबसे ज्यादा आने वाले, जो हर रेल एम्प्लॉय को जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए, भले ही वो एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो। तो साथियों, ये डिसिप्लिन एंड अपील रूल सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। अगर आपको कोई मानक फॉर्म संख्या जारी किया गया तो आप पे क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो ये सब जानकारी जो है रेल एम्प्लॉय को जानकारी इसकी होना चाहिए। तो साथियों, आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, वो आपको बताऊंगा। चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, उन लोगों से आग्रह है कि जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग देखते आ रहे हैं, पुराने हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में, रेल कर्मियों में शेयर करें। तो साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु मानक फॉर्म जारी किया जाता है। तो SF7 जो है, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए मानक फॉर्म संख्या SF7 जारी किया जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, SF11B का उपयोग छोटी शास्ति की जांच के लिए, छोटी शास्ति की जांच के लिए SF11B का प्रयोग किया जाता है। छोटी शास्ति के लिए SF11 और छोटी शास्ति की जांच के लिए SF11B का प्रयोग किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है। तो अपील की समय सीमा है 45 डेज, 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चौथा नंबर का, बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने के लिए मानक फॉर्म संख्या का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, SF5 बड़ी शास्ति और SF11 छोटी शास्ति, ये जो है दो मानक फॉर्म है, SF5 और SF7, बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति के लिए। इसमें ट्रू फॉल्स आएंगे, सही गलत। SF5 जारी करने पर छोटी शास्ति भी अधिरोपित की जा सकती है, ये बात सही है। 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नौकरी से हटाए गए कर्मचारी को अपील प्राधिकारी से साक्षात्कार हेतु पास दिया जाएगा। तो ये भी बात सही है, राइट। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निलंबन, ये D&AR का नियम क्रमांक 5 है। तो ये D&AR का नियम क्रमांक 5 है, निलंबन। 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निलंबन यह एक शास्ति है। तो ये शास्ति नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। ये कई क्वेश्चन पेपर में, वेलफेयर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में मैं ये क्वेश्चन देख चुका हूं। तो साथियों, इस वजह से ये सभी क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। 9 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 9वां, क्या अप्रेंटिसों पर D&AR कार्रवाई की जा सकती है। तो नहीं की जा सकती, ये क्वेश्चन भी एग्जामों में बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अनुशासन एवं अपील नियम कब से प्रभावी हुआ। 1 अक्टूबर 1968।
से जो है प्रभावी हुआ। क्या जो है पास पीटीओ रोकने की शास्ति के दौरान पदोन्नति की जा सकती है? तो साथियों, किसी एम्प्लॉय के अगर पास पीटीओ बंद कर दिए जाए तो उसके प्रमोशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पदोन्नति उसकी नहीं रोकी जाएगी। पदोन्नति तभी रोकी जा सकती है जब आपका इंक्रीमेंट बेसिक कम किया जाए, तब जो है उस कंडीशन में ही प्रमोशन को मतलब पदोन्नति को रोका जा सकता है। पास पीटीओ में कभी भी पदोन्नति पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 12 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 12, निलंबित कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर अन्य स्थान पर जांच के लिए उपस्थित होने पर यात्रा भत्ता दे है तो यात्रा भत्ता दिया जाएगा। दिया जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है SF3 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो निलंबित कर्मचारी के द्वारा SF3 जारी किया जाता है। अब इसमें आएगा नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें D&AR में SF3 किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए। कोई कर्मचारी अगर निलंबित है और उसके भरण पोषण के लिए निर्वाह भत्ता की अगर वो मांग कर रहा है तो उसको SF3 जारी करना होगा। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन SF3 क्या दर्शाता है? तो निलंबित कर्मचारी के बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र। कर्मचारी बेरोजगार होगा, कर्मचारी को की कोई आय नहीं होगी, तभी उसको जो है निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अगर कर्मचारी बेरोजगार नहीं है तो उसको निर्वाह भत्ता नहीं दी जाएगा। तो SF3 जो है यही प्रमाणित करता है कि कर्मचारी बेरोजगार है, तभी जो है उसको निर्वाह भत्ता दिया जाए। 16 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। क्या निलंबन ये कोई शास्ति या दंड है? तो निलंबन कोई ना तो शास्ति है और ना ही दंड है। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निलंबन हेतु प्रयुक्त होने वाले मानक फॉर्म का नंबर क्या है? तो SF1। SF1 अगर किसी के लिए जारी किया जाता है तो उस कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है। 18 नंबर का निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? नहीं। निलंबन अगर कर्मचारी निलंबित है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है डीम्ड। 19 नंबर का क्वेश्चन है डीम्ड सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो SF2 जो है प्रयुक्त किया जाता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त किया जाता है? तो SF4 जो है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निर्वाह भत्ता कितना दिया जाता है? तो 50% दिया जाता है निर्वाह भत्ता सैलरी का। 22 नंबर का क्वेश्चन निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है? तो ये निलंबित कर्मचारी को ही दिया जाता है। 23 नंबर का निर्वाह भत्ता से कौन सी कटौती करना वर्जित है? तो भविष्य निधि और कोर्ट अटैचमेंट की कटौती करना वर्जित है। 24 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कितने समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने पर रेल कर्मी को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा? तो न्यूनतम 48 घंटे। 48 घंटे अगर पुलिस कस्टडी में है तो एम्प्लॉय को डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा।
25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। निलंबन की अवधि प्रशासनिक कारणों से बढ़ने के कारण निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है? तो 25% बढ़ाया जा सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अनुशासन व अपील नियम के किस नियम के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है? तो नियम क्रमांक 5। आगे भी आपने पढ़ा है कि नियम क्रमांक 5 जो है निलंबित कर्मचारी के लिए है। 27 नंबर का निलंबित रेल कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है? तो अनुशासनात्मक अधिकारी जो है उसको सुविधा पास जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी है। 28 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एनआईपी का पूरा नाम क्या है? तो नोटिस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी, एनआईपी का फुल फॉर्म। 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। मानक फॉर्म 11 के साथ कौन कौन से अनुलग्नक अनिवार्य हैं? तो इल्जाम के रूप में आरोपों की प्रतिलिपि जो है अनुलग्नक अनिवार्य है। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा जेल की सजा सुना दी गई हो को कब और किस नियम के तहत नौकरी से निकाला जा सकता है? तत्काल प्रभाव से D&AR नियम 14/1 के तहत। तो ये चीज याद रखिए। 14 ये जो तत्काल प्रभाव से D&AR नियम है 14/1 के तहत जो उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। 31 क्या मंडल रेल प्रबंधक द्वारा प्रदान दंड की अपील महाप्रबंधक को होती है? नहीं, विभागीय अध्यक्ष को, विभाग अध्यक्ष को होती है, महाप्रबंधक को नहीं होती। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। D&AR के तहत सजा प्राप्ति के कितने अवधि तक उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है? तो बढ़ाना है तो एनआईपी से 6 माह तथा घटाना एनआईपी से 1 वर्ष तक। ये चीज याद रखना। अपील की समय सीमा क्या है? 45 डेज। ये क्वेश्चन आगे भी था। 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रस्तुति अधिकारी का नामांकन किस मानक फॉर्म पर किया जाता है? तो SF8 पर। 35 नंबर का D&AR के तहत विटनेस को बुलाने हेतु जो अधिकार जांच अधिकारी को प्राप्त है क्या वे साक्ष्य अधिनियम में अनुमेय हैं? तो ये राइट हाँ है। इसके बाद हम चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 है एक कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुपालन किए बिना नौकरी से बर्खास्त किस आधार पर या किस नियम के तहत किया जा सकता है? तो इसमें साथियों ये नियम नंबर 14/2 14/2 के तहत अगर जांच करना संभव नहीं हो तो जो है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। 37 शील्ड कवर प्रोसीजर किन मामलों में अपनाई जाती है? तो शील्ड कवर जब कर्मचारी के विरुद्ध D&AR की जांच प्रक्रिया चल रही हो या लंबित होने पर जो है शील्ड कवर प्रोसीजर ये जो है अपनाई जाती है। जब कर्मचारी के विरुद्ध D&AR की जांच प्रक्रिया चल रही हो या लंबित होने पर, दो कंडीशन पर। ये आएगा 38
क्या हित निरीक्षक को D&AR केस में बचाव सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ, पर उस केस को उनके द्वारा पूर्व में डील नहीं किया गया हो, तब जो है उसको हित निरीक्षक को, मतलब WI को, ये जो है सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद 39, सर्वोच्च अनुशासिक प्राधिकारी कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च अनुशासिक प्राधिकारी है। मतलब राष्ट्रपति जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको ही पावर है किसी की शास्ति को कम करना या बढ़ाना। अगर किसी को, जैसे बोला होगा कि जैसे कोई किसी को मृत्यु दंड की सजा अगर सुनाई जाती है तो इंडिया में राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति को आप याचिका लगाएंगे, अगर राष्ट्रपति बचाना चाहेगा तो आपको बचा लेगा, बाकी और किसी के पास कोई पावर नहीं है। तो सर्वोच्च अनुशासिक प्राधिकारी जो है भारत के राष्ट्रपति। 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का, राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध अपील किसे की जा सकती है? कोई अपील नहीं हो सकती, राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आप अपील नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ही है लास्ट अपील, जिसके पास आप अपील कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी को अपील आप नहीं कर सकते। 41, किसी कर्मचारी को वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति दी गई है लेकिन वह अभी प्रभाव नहीं है, तो क्या उस कर्मचारी को पदोन्नति किया जा सकता है? तो अगर प्रभावी नहीं है तो उसकी पदोन्नति की जा सकती है, अगर प्रभावी हो गया तो पदोन्नति नहीं की जा सकती। 42, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र के लिए कौन सा मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF-14 जो है रिटायरमेंट एम्प्लॉय के लिए मानक फॉर्म संख्या है। 43, संयुक्त कार्यवाही कॉमन प्रोसीडिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सा मानक फॉर्म प्रयुक्त होता है? SF-10 जो है प्रयुक्त होता है। 43 नंबर का हो गया। 44 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस नियम पर लागू नहीं होता? तो RPF कैजुअल लेबर राष्ट्रपति ने जिसे छूट प्रदान कर रखी है, इन पर जो है अनुशासन एवं अपील नियम 1968 लागू नहीं होता। 45 नंबर का, बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया किस नियम में दी गई है? तो नियम नंबर 9 में जो है बड़ी शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया दी गई है। 46 हो गए, D&AR में किस नियम के तहत शास्ति का प्रावधान है? तो नियम नंबर 6 में जो है शास्ति का प्रावधान है। 47 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, D&AR में किस नियम के तहत रिवीजन का प्रावधान है? तो नियम नंबर 25, नियम नंबर 25 के तहत। इसके बाद आएगा 48 नंबर का क्वेश्चन, D&AR में किस नियम के तहत रिव्यू का प्रावधान है? तो नियम नंबर, इसमें जो है नियम नंबर 25A के तहत रिव्यू का प्रावधान है। 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ी शास्ति के आरोप पत्र के साथ कितने अनुलग्न एनेक्चर होते हैं? तो 4 होते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा,
12 वर्ष 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात अनिवार्य सेवानिवृत्ति किए गए कर्मचारी को पेंशन दे है या नहीं? हाँ दे है, बशर्ते उसकी 10 वर्ष की आरक्षक सेवा हो। तो साथियों यहाँ लिख दिया इसने 12 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात, और यहाँ ये लिख रहा है कि 10 वर्ष की सेवा होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय ने 12 वर्ष की सेवा तो की, लेकिन बीच बीच में छोड़ता गया, कभी 1 साल अब्सेंट, 2 साल अब्सेंट, मतलब ऐसे करके उसकी अगर 10 साल से कम सेवा अवधि रहती है तो उसको पेंशन का हकदार नहीं है। 10 साल कम से कम होना चाहिए कंटिन्यू रेगुलर। 51 ग्रुप डी के कर्मचारी जिसे रिमूवल का दंड सहायक अभियंता द्वारा दिया गया हो, अपनी रिवीजन किसे प्रस्तुत करेगा? तो वरिष्ठ मंडल अभियंता को। वरिष्ठ मंडल अभियंता को अपनी रिवीजन प्रस्तुत करेगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही किसी को पद से हटा सकता है? अनुच्छेद 311(1) के तहत जो है नियुक्ति प्राधिकारी ही जो है पद से हटा सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। 53 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 311(2) के तहत। 54 नंबर का क्वेश्चन, अपील प्राधिकारी का पद रिक्त होने पर किसे अपील की जाएगी? अपील प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी को जो है अपील की जाएगी। इसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन है, क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत मानार्थ पास रोका जा सकता है? तो नहीं रोका जा सकता। मानार्थ पास अपील नियम, अनुशासन एवं अपील नियम के तहत मानार्थ पास को नहीं रोका जा सकता, मतलब रिटायरमेंट पास। 56 अनुशासन एवं अपील नियम के तहत राष्ट्रपति को अपील किस नियम के तहत की जा सकती है? तो नियम नंबर 31, नियम 31 के तहत जो है राष्ट्रपति को अपील की जा सकती है। इसके बाद 57 नंबर का, ARE की नियुक्ति कितने दिन के अंदर होना चाहिए? तो जांच अधिकारी की नियुक्ति से 20 दिन के अंदर होना चाहिए ARE की नियुक्ति। 58 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी शास्ति अधिरोपित करने हेतु कौन सा मानक फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है? तो मानक फॉर्म संख्या 11 जो है इस्तेमाल किया जाता है छोटी शास्ति देने के लिए, और बड़ी शास्ति देने के लिए SF5 याद रखना है आपको। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत अपील किस नियम के तहत होती है? तो नियम नंबर 18 के तहत होती है अपील। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित होने पर कर्मचारी को कितने माह रेल आवास रोकने की अनुमति दी जा सकती है? तो 4 माह तक जो है रेल आवास रोक सकता है एम्प्लॉय। इसके बाद 61 नंबर का, क्या अनुशासन एवं अपील नियम के तहत सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ता स्वीकृत करने पर उसकी विधवा भी अनुकंपा भत्ता हेतु पात्र है? तो हाँ, मतलब वो पात्र है। 62 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अनुशासन एवं अपील नियम में एक से अधिक कर्मचारियों पर संयुक्त कार्यवाही कॉमन प्रोसीडिंग किस नियम के तहत
किस नियम के अंतर्गत की जाती है? तो नियम नंबर 13 के अंतर्गत की जाती है, नियम नंबर 13 के अंतर्गत। 63 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सीनियर स्केल। सीनियर स्केल अधिकारी किस लेवल तक के कर्मचारी को और कौन सी शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं? लेवल 5 और शास्ति क्रमांक 1 से 6 तक। लेवल 5 के कर्मचारी शास्ति क्रमांक 1 से 6 तक जो है जारी कर सकते हैं। कुल शास्तियां कितनी हैं? छोटी 4+2 और बड़ी 5। छोटी 4+2 मतलब 6 और बड़ी हो गई 5। इतनी टोटल जो है शास्तियां हैं। इसके बाद क्या 65 नंबर का क्वेश्चन है, क्या अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी बर्खास्त या नौकरी से हटाए जाने के दंड को अपील या रिवीजन में पुनः नियुक्ति में परिवर्तन कर सकता है? तो हाँ जो है कर सकता है। तो अपील अथवा रिवीजन प्राधिकारी, तो ये जो है पुनः जो है नियुक्ति में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है, सहायक अधिकारी किस लेवल तक के कर्मचारियों को और कौन सी शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं? तो लेवल 4 और शास्ति क्रमांक 1 से 5 तक। तो साथियों ये 66 नंबर के 66 टोटल क्वेश्चन 66 जो है कंप्लीट हुए। इस पीडीएफ में जो है 66 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक एक पढ़ के सुनाए। तो साथियों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है और अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थोड़ा मेरा अभी स्वास्थ्य गड़बड़ है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, गला बैठा हुआ है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो साथियों मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथियों थोड़ा एक और मेरा निवेदन है, अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला। आप साथियों मेरे वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप जो है वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस डिवीजन से हैं। उसमें साथियों मुझे ये पता चलेगा कि मेरे वीडियो भी कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। तो साथियों मैं और मेहनत करूंगा और आपको और अच्छी अच्छी चीजें जो है डिपार्टमेंटली एग्जाम से संबंधित हो, चाहे रेलवे HRMS से संबंधित हो, UMID RESS से संबंधित हो, जितने भी वीडियो हैं रेलवे से संबंधित, मैं जो है नए नए तरीके खोज के आपको जो है उपलब्ध कराता रहूंगा। तो मेरा हौसला आप बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है और आप कहां से देख रहे हैं। तो साथियों ये मैं मानता हूं कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कोई जैसे आंसर की है उसमें से 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो जो बोर्ड आंसर है वो ही गलत हो जाते हैं। तो जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन गलत है, उसको मैं देखूंगा और आपको जो है रिप्लाई करूंगा। तो उसमें क्या है, अब इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा बहुत उतना ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं रहता, क्योंकि जब जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको ही आइडिया नहीं रहता तो मुझे कहाँ से आइडिया रहेगा। तो 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, जैसे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसमें से 2-4 क्वेश्चन के आंसर जो है गलत होते हैं, तो आप उनको थोड़ा
आपको अगर डाउट है तो उनको आप ऑनलाइन चेक करके ही टिक लगाएं और याद करें, और मुझे भी जो कमेंट करके बताएंगे इसका ये आंसर होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में विदा लेता हूँ। बहुत ही जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अशोक कुशवाहा का प्यार भरा नमस्कार।